Good morning, everyone. The next topic is approaches to decision making. So first of all, what is decision making? Decision making क्या है देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, तो जितने भी टास्क परफॉर्म कर रही है, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, उस टाइम क्या होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके पास बहुत सारी चॉइसेस। मान लो कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, उसको हम 5 तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब उस 5 में से कौन सा मेथड है, कौन सी टेक्निक है जो ऑप्टिमम है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, या कोई ड्यूरिंग स्मूथ रनिंग हमारे पास क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के काम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है और उस प्रॉब्लम का हमें कोई सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। देखो नाम से पता चला डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन हमें कोई वहां पे एकदम से लेना पड़ेगा, क्विक डिसीजन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसमें कोई ब्रेकडाउन हो गया, कोई लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तो जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो इस एक्टिविटी को बाईपास किया जाए, ठीक है, जब तक वो लाइन ठीक नहीं होती उसको हम बाईपास कर देते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, उस मेथड को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग। क्या क्या अप्रोचेस, तो स्टार्ट करते हैं। एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रीचेस अ कंक्लूजन व्हिच कैन बी चॉइस टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, a decision on what course of action to take and how, or even an opinion or recommendation। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या मीनिंग है। तो एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रीचेस अ कंक्लूजन। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या है कि हमें किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, वो कंक्लूजन क्या हो सकता है, देखो, विच कैन बी अ चॉइस टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। ठीक है, चॉइस टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। अ डिसीजन ऑन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक, क्या क्या हमें डिसीजन लेना है, क्या क्या इसमें परफॉर्म करना है, एंड हाउ, और कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, या इसमें क्या हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है या कोई रिकमेंडेशन हो सकती है कि हाँ हमें ये चीज ऐड करनी चाहिए अपनी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीजें होती हैं। देन समटाइम डिसीजन मेकिंग लीड्स टू रीडिफाइनिंग द इशू और चैलेंज। ठीक है, तो जो हमारे पास कंपनी के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई चैलेंज है, कोई इशू है, उसको रीडिफाइन मीन्स अगर वो करेक्टिव मेजर्स फॉलो करेंगे तो उसको रीडिफाइन कर सकते हैं उस चैलेंज। अकॉर्डिंगली 3 डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस आर नोन एज अवॉइडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सीकिंग। तो 3 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, अवॉइडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सीकिंग। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या क्या है इनमें। फर्स्ट वन इज अवॉइडिंग। One decision making option is to make no choice at all. There are several reasons why the decision maker might do this। ठीक है, तो फर्स्ट है अवॉइडिंग, किसी चीज को अवॉइड करना। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे फंक्शनिंग में, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं अगर जहाँ पे हमें ये अवॉइडेशन हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज there is insufficient information to make a reasoned choice between alternatives। ठीक है, अब बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, इनमें से हमें कोई एक चूज करना है, कोई एक। ठीक है, अब एक कैसे चूज करेंगे, जब पांचों ऑप्शंस के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो। जब हमें पांचों अगर इसमें से देखो 3 के बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, 2 के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लो हीट ट्रांसफर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बहुत सारी बुक्स होंगी,
मान लो फॉर एग्जाम्पल राजपूत की बुक है, ठीक है, DS कुमार की बुक है, एक कुर्मी की बुक है, इस तरीके से आपके पास गणेशन की बुक है। तो इस तरीके से मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ये दो बुक्स देखी हैं, ठीक है, आपको एक एक बुक यूज करनी है अपने स्टडी के लिए। आपने ये दो बुक्स देखी हैं, दोनों को खोल के देखा, इसमें की सिलेबस भी है और अच्छी बुक है, ठीक है, और आपके पास ये दो बुक्स नहीं है, कुर्मी एंड गणेशन। तो इसमें से इन चारों में से जो एक बुक आपने सिलेक्ट करनी है या जिसे आप बेस्ट कह सकते हो, आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपने चारों बुक्स को देखा नहीं है, ठीक है। बेस्ट आप किस में से कहोगे, जब आपने चारों बुक्स को देखा, चारों में से जो आपको अच्छी लगेगी उसी को बेस्ट कह सकते हो, ठीक है। जब तक आपके पास दो बुक्स हैं तो आप इसी में से सिलेक्ट करोगे कि कौन सी बेस्ट। बट हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, चार, हमें चार में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, उसी को हम बेस्ट करेंगे। तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड है द पोटेंशियल नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ सिलेक्टिंग एनी अल्टरनेटिव आउटवे द बेनिफिट्स ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है। तो कोई भी अल्टरनेटिव है उसके नेगेटिव जो रिजल्ट है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, नो pressing need for a choice exists and the status quo can continue without harm। तो ऐसा कोई भी चॉइस हमें सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए जो हमारे जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है या पूरी एक्टिविटी को हार्म कर सके, तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ वन इज द पर्सन कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव does not have the authority to make a decision। पर्सन कंसीडरिंग अल्टरनेटिव, पर्सन जिसके पास अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन। अब डिसीजन देखो कौन लेगा, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कॉलेज है, कॉलेज के एग्जांपल ले लें, कॉलेज में जितने भी डिसीजन लेने हैं वो क्या लेंगे, जो टॉप लेवल के ऊपर मैंने लिखे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का काम ये नहीं कि किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी पर्सन कंडक्ट कर सकता है, उसके लिए भी क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनी होती है कि हाँ जिस जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वही उस चीज को, जिस चीज के बारे में डिसीजन ले, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज दिखाई गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले देखो, one example of avoiding a decision occurs routinely at Supreme Court of the United States as well as other appellate courts. The Supreme Court will decline to hear a case because in their judgment the issues have not been sufficiently considered in lower courts। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि अवॉइडिंग की एग्जांपल दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एग्जांपल दे रखे हैं। द सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लाइन टू हियर अ केस, सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी भी केस को सुनने से इनकार कर सकती है, बिकॉज क्या रीजन क्या है इसके बारे में देखो, बिकॉज इन देयर जजमेंट द इश्यूज हैव नॉट बीन सफिशिएंटली कंसीडर्ड इन लोअर कोर्ट। सबसे पहले जो वो देखेगी कि लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या आया था, उसने सभी इश्यूज को कवर किया, अगर नहीं किया तो पहले वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें सुनने के बजाय वो क्या करेगी, लोअर कोर्ट में प्रेफर करेगी, पहले लोअर कोर्ट में उस चीज को सुना जाए, डिसीजन कोई डिसीजन लेने से पहले। कई बार देखो क्या होता है, कोई हमारे पास एक चेन बनी हुई है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला, फिर हाई कोर्ट में डाला, ठीक है, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो डायरेक्टली हम क्या जब कई कई केस देखें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस चीज को डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोअर कोर्ट के पास जाओ, लोअर कोर्ट क्या डिसीजन देगी वो हम चेक करेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करती है, अवॉइड करती है, इनको क्या कर रही है उस टाइम, अवॉइड कर रही है कोई डिसीजन लेने से, बिकॉज उसका क्या, उसका यहाँ पे क्या सीन है, क्या उसकी सेंस से काम कर रही है, पहले लोअर कोर्ट के पास केस जाए, वो क्या डिसीजन, वो सब इश्यूज को कवर कर रही है नहीं कर रही, उस बेस के ऊपर उन्होंने क्या डिसीजन लिया उसको वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें वो डिसीजन ठीक लगा तो वो उसी को ही आगे फॉलो करेंगे, नहीं कर अगर उनको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी कि लोअर कोर्ट ने उस केस को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, फिर वो अपना डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस डिसीजन को फाइनल जो डिसीजन है उसको लेने से पहले उसको अवॉइड करें। तो आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या देखो, मोस्ट डिसीजंस कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज दैट एंड व्हेन अ सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज रीच्ड। Okay? In psychology, problem solving refers to the desire to reach a definite goal from the present condition. Problem solving requires problem definition, information analysis and evaluation and alternative selection. देखो डिसीजन मेकिंग का अप्रोच क्या है हमारे पास, सेकंड अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है किस किस एरिया में हमें डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एरिया में हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको फिर एनालिसिस किया जाएगा कि उसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन, कितने हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है, इवेल्युएट करेंगे और उसमें से कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहले क्या था, अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या है कि अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, अगर हमने देख लिया कि हम इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है कि पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर कोर्स ऑफ एक्शन कितने अल्टरनेटिव है उसको डिफाइन करो। ठीक है, उसमें से कौन सा हमें डिसीजन लेना है वो हम सिलेक्ट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कब तक चलेगी, जब तक आपके पास सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं आ जाए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सीकिंग। On occasion, the process of problem solving brings the focus or scope of the problem itself into question. It may be found to be poorly defined, of too large or a small a scope, or missing a key dimension. Decision makers must then step back and reconsider the information and analysis they have brought to bear so far. We can regret this activity as problem seeking because decision makers must return to the starting point and specify the issue or problem they want to address. प्रॉब्लम सीकिंग, सीकिंग में क्या है, प्रॉब्लम सीकिंग में क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि हम उसके प्रॉपर या तो उसके स्कोप को फाइंड नहीं कर सकते या उसके किस एरिया में उसको डिफाइन किया गया उसका फोकस डिफाइन नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, देखो ये क्यों होगा, किस रीजन की वजह से हम उसका प्रॉपर फोकस और स्कोप डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्या रीजन, इसका रीजन क्या है, हमने उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर रखा। ठीक है, या यहाँ पे कोई टर्म्स बीच में मिसिंग है जिसको हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो डिसीजन मेकर है उनको बैक जाना पड़ेगा, अपने कोई डिसीजन लेने से पहले दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को रिकंसीडर करना पड़ेगा, दोबारा से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी और क्या क्या एनालिसिस हम उसके ऊपर लगा सकते हैं उस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम सीकिंग। तो इसमें क्या रहेगा, डिसीजन मेकर मस्ट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर दोबारा आना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, तब जाके वो इशू और प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो दीज आर द थ्री मेन three approaches to the decision making. First is avoiding, second is problem solving, and third is problem seeking. Yes, the next topic is basic control process. ठीक है, ये चैप्टर है जो इसका नाम है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो इसका जो सेकंड पार्ट वो शुरू हो रहा है, उसमें टॉपिक है बेसिक कंट्रोल प्रोसेस और कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है किसी भी एक्टिविटी। तो
कंट्रोलिंग हमने देखो उस टाइम भी पढ़ा था जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या था हमारे पास, प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या था कि जो हमने एक प्लान बनाया था, ठीक है, जो हमने थिंक एक्टिविटीज सोची थी कि हमें ये अचीव करनी है फ्यूचर में, क्या हम उस चीज तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, ठीक है। जो हमने फ्यूचर प्लान बनाया था, जो हमने स्कीम जनरेट की थी कि हाँ हमें इस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, क्या हम उस चीज तक पहुंच पाए या नहीं पाए, वो स्टैंडर्ड को हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। अगर कर पाए दैट मीन हमने जो काम किया, हमने एक्टिविटीज की, वो वेल एंड गुड है। अगर हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या चीजों में हम कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, किसी प्रोसेस में प्रॉब्लम हुई, कहीं इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर सर्विस में प्रॉब्लम हुई। वो हमें चीजें फाइंड आउट करनी है कि किस चीज की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से हम उस चीज को वहां तक अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। तो दैट इज द कंट्रोल, कंट्रोलिंग फेज, इसको हम क्या बोलते थे, कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। कंट्रोलिंग किस तरीके से होती है, वही इसका आगे जो ये टॉपिक है, कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या उसमें सब पार्ट्स होते हैं, वो हमें चेक करना है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। कंट्रोलिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें क्या है, स्टैंडर्ड एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि वहां तक हमें पहुंचना है स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अभी गेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर जो गेट टॉपर थे उनकी प्रोफाइल लिखेगा कि वो उन्होंने किस तरीके से स्टडी की, कितने घंटे वो स्टडी करते थे, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट किया उन्होंने, कहाँ से कौन से टॉपिक्स पढ़े उन्होंने सबसे पहले। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मुझे भी उस चीज तक पहुंचना है, ठीक है, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है। वो स्टैंडर्ड इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई दूसरा करके देगा, तो क्या है, अपने आप से करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो हमने टारगेट लिया था, ठीक है, तो अपनी परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे। जो एक तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि हाँ जो गेट गेट का जो टॉपर था लास्ट ईयर मैकेनिकल, ठीक है, गेट जिसका 1 स्कोर आया था मैकेनिकल में, वो इतने घंटे, वो 24 में से 15 घंटे स्टडी करता था, ठीक है, और ये सब्जेक्ट उसने पढ़े इस तरीके से, तो वो आपने टारगेट सेट कर दिया कि मुझे भी इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो जब अपनी बारी आई एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तो उसको चेक करेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आपने स्कीम बनाई थी, जो टाइम टेबल बनाया था, उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना। थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंपैरिजन करना है कि जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कितना डिफरेंस है, क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। और क्या है, टेकिंग रेमिडियल एक्शन। क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, अगर मान लो 15 घंटे हमने सोचा था कि 15 घंटे पढ़ना है, हम सिर्फ 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 5 घंटे का डिफरेंस है, वो किस वजह से है, क्या रीजन है कि हम उस 5 घंटे को अपने स्टडी के लिए यूज नहीं कर पा रहे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, वो क्या है, रेमिडियल एक्शन। तो पहले ढूंढना है कि किस वजह से हम उसको उन 5 घंटों को कवर नहीं कर पा रहे, हम उस 5 घंटे में फ्री रह रहे हैं, कोई जरूरी काम है, घर का काम है, ठीक है, क्योंकि तो वो सारी चीजें क्या है, इस जो डेविएशन आई है, जो डिफरेंस आया है, उसी में कवर होंगे। उन 5 घंटों को हम मैक्सिमम, उसमें 5 घंटे में से कितने घंटे हैं जो स्टडी के लिए और यूज कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे क्या है, रेमिडियल एक्शन, तो वो हमें ढूंढना है, उसके लिए हमें एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है।
दी फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है। स्टैंडर्ड्स आर दी प्लान्स और दी टारगेट्स which have to be achieved in the course of business function। ठीक, तो स्टैंडर्ड क्या है, कोई टारगेट है, कंपनी का टारगेट है कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी का टारगेट है कि मुझे एक साल में 10,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, वो नट एंड बोल्ट्स बना रही है। ठीक है, तो उसका टारगेट क्या है कि मुझे एक एक साल में, एक ईयर में मुझे 10,000 नट एंड बोल्ट्स बनाने हैं। ठीक है, वो उसने टारगेट मेंटेन किया। नेक्स्ट क्या है, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द क्रिएशंस फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस। तो ये क्या, हमने एक क्राइटेरिया रखा कि अपनी परफॉर्मेंस को जज करने में, इसको हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं कि टारगेट उन्होंने 10,000 का रखा, तो एक्चुअल कितने बनेंगे वो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स जनरली आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेजरेबल और टेंजिबल। Those standards which can be measured and expressed are called as the measured standard। ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड जिनको मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मेजर्ड और टेंजिबल। कॉस्ट है, आउटपुट है, एक्सपेंडिचर है, टाइम है, प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि मुझे इतने, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 500 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो उसमें टारगेट रखता है। ठीक है, एक्चुअल में जब आएगी अगर 600 पहुंच गई, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी चीज को वो फाइंड करेगा कि 600 क्यों पहुंची, मैंने 500 का टारगेट रखा था, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 600 क्यों पहुंची, क्या रीजन है, कहाँ पे हम उस कॉस्ट को और कम कर सकते हैं, वो हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आउटपुट भी एक फैक्टर हो सकता है। आउटपुट में क्या है, कोई फैक्ट्री ने 10,000 प्रोडक्ट्स का टारगेट रखा, उसने सिर्फ 8,000 ही बनाए, 2,000 कम क्यों बनाए, वो फाइंड आउट करेगी। एक्सपेंडिचर क्या है, कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, उसके लिए उसने सोचा कि मुझे 200 ही खर्च करने हैं, बट हो रहे हैं 300 खर्च, क्यों हो रहे हैं वो चीज फाइंड आउट करनी है। टाइम, उसने सोचा था, टारगेट बनाया था कि मुझे ये 2 घंटे में बनाना है प्रोडक्ट, बट बन कितने में बनाया, 2.5 घंटे में, तो उस चीज को चेक करना है। मीन्स टारगेट कोई भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है, नॉन मेजरेबल। देखो, देयर आर स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड मोनेटरीली, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर, डेविएशन ऑफ वर्कर्स, देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कंसर्न। तो कोई मैनेजर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको मीन्स यूनिट्स में आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट्स में आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेजरेबल और इनटेंजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग बिकम्स इजी through establishment of these standards because controlling is exercised on the basis of these standards। तो कंट्रोलिंग जो है इसी बेस पे, जो हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे उसी के बेस के ऊपर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, देखो, the second major step in controlling is to measure the performance। ठीक है, जो अपनी, एक तो हमने टारगेट सेट किया था, सेकंड क्या है, हमें अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। इस टर्म्स में हम चेक कर सकते हैं, यूनिट्स में, कॉस्ट, मनी, एटसेट्रा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर हैज टू बी मेजर्ड। तो जो परफॉर्मेंस है उसको हम उस टाइम पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम चेक नहीं करते। अब देखो, यूनिट है वो क्वांटिटेटिव है, कितने यूनिट बन रहे हैं, कॉस्ट भी क्वांटिटेटिव है, मनी भी क्वांटिटेटिव है। तो जो परफॉर्मेंस है, किसी मैनेजर का काम करने का तरीका है, ठीक है, उसको आप क्वांटिटेटिव मेजर नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटीज। किस तरीके से कर सकते हैं वो हम चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, बट किस चीज में हमें मेजर कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं।
attitude of the workers, their morale to the work, the development in attitudes regarding the physical environment, their communication with the supervisor. तो यहाँ से हम जो नॉन क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस की उस चीज को मेजर कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन किस चीज का? जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको हम कंपेयर करेंगे. Comparison of actual performance with the planned target is very important. Deviation can be defined as the gap between the actual performance and the planned target. For example, 10,000 प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड था, टारगेट था, बने कितने? 8,000. ठीक है, तो गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 माइनस 800, 8,000, तो गैप कितने का आया? 2,000. तो ये गैप क्या है हमारा? कंपेयर करके आया दोनों को. द मैनेजर हैज टू फाइंड आउट टू थिंग्स हियर, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन एंड कोर्स ऑफ डेविएशन. कितना डेविएट है और किस चीज के कारण ये डिफरेंस आया, वो कौन फाइंड आउट करेगा? मैनेजर. ठीक है, अब जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगी? देखो, टारगेट अगर हमने 10,000 का रखा था, ठीक है, बना कितने दिए? 12,000. तो जो हमारा डेविएशन आएगी वो नेगेटिव में आएगी. दैट मीन्स हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अगर 10,000 का टारगेट का बनाए 8,000 है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो नेक्स्ट क्या है इसमें? देखो, अब कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या था हमारे पास? यहाँ पे देख लेते हैं, टेकिंग रेमेडियल एक्शन. उस चीज को जो हमने कंपेयर किया उसको कैसे हमें करेक्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एररलेस प्लानिंग. जो हमारी प्लानिंग है वो एररलेस होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन लूजन, या तो कोऑर्डिनेट जो है वो लूज हो रहा है, इसीलिए हमारा जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज डिफेक्टिव. जो हमने प्लान बनाया था उसको हम प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे. सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन इज इनइफेक्टिव. जो सुपरविजन है, ये आपस में कम्युनिकेशन है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है. तो ये हम हमारे पास क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन. तो हमें इन 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने में. तो दिस इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस, बेसिक कंट्रोलिंग प्रोसेस. ठीक है, तो कितने इसमें स्टेप्स हैं? फर्स्ट दोबारा से देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. सेकंड इज एक्चुअल जो हमने परफॉर्म किया उसको चेक करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कितनी डेविएशन है, क्यों आई है. ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा वो हम यहाँ पे. दिस इज अ बेसिक कंट्रोलिंग प्रोसेस यूज्ड इन एनी मैनेजमेंट.